हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं स्टार्ट करूंगा त्रिविमीय ज्यामिति यानी कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसकी प्रश्नावली 12.2। देखिए प्रश्नावली 12.1 में जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे वो उसके परिचय जो था त्रिविमीय ज्यामिति का उससे संबंधित क्वेश्चंस थे। इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि दूरी सूत्र जो मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में ही बताया है उसमें आधारित क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, उसमें आपको 4 पार्ट दिए गए हैं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मैंने उसका देखिए कोई सा एक पार्ट लिखा है, मैंने उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिखा। पहला बिंदु -3,7,2 और दूसरा 2, 4 एंड -1, इनके बीच की दूरी। तो देखिए अगर हम इन दोनों बिंदुओं को, पहले बिंदु को मानते हैं x1 y1 z1 और दूसरे बिंदु को मानते हैं x2 y2 और z2, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का मैंने आपको एक सूत्र भी डिराइव करके दिखाया था जो आपने 9th और 10th में पढ़ा है। वही सूत्र ये भी है, वर्गमूल के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अगर हम इसे x1 y1 z1 और इसे x2 y2 z2 मान लें, या आप इसे x1 y1 z1 मान लें, इसे x2 y2 z2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्गमूल के अंदर देखिए जो सूत्र मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 2 माइनस माइनस के 3, तो माइनस माइनस देखिए प्लस हो गया, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर यानी कि -1 माइनस के 2 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बात आप ध्यान रखें, हमेशा कोई भी आप वर्ग करेंगे तो वो कभी माइनस का नहीं हो सकता। 3 और 2 5, 5 का वर्ग यानी कि 25, 4 में से 7 घटाया माइनस के 3, यानी और माइनस के 3 का भी अगर वर्ग करें तो वो 9 हो गया, और -1 और -2 माइनस के 3, -3 का वर्ग करें तो वो भी 9 हो गया। इसका मतलब 9 और 9 18 और 25 43 यानी कि वर्गमूल 43। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इसी तरीके से आपको देखिए इसका पहला पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट वो भी आपको खुद कोशिश करनी है। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन लिखा है, ये आपको 3 बिंदु दिए गए और ये आपको दिखाना है कि दर्शाइए कि ये दिए गए तीनों बिंदु संरेख हैं। संरेख का मतलब देखिए होता है कॉलिनियर, यानी कि वो तीनों एक ही लाइन में होंगे, एक ही रेखा में। अगर हम इन तीनों बिंदुओं को मानते हैं, मान लीजिए पहला बिंदु मैंने ए माना, दूसरा बिंदु बी माना और तीसरा बिंदु माना मैंने सी, तीनों बिंदु संरेख हैं। संरेख का देखिए एक मैं चित्र भी कंप्लीट करता हूं यहां पर। मान लीजिए ये आपका पहला बिंदु है, ये आपका दूसरा बिंदु और ये आपका तीसरा बिंदु। ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं, इन 3 बिंदुओं को हम कहेंगे कि ये संरेख हैं। अब हम ये सिद्ध कैसे करके दिखाएं कि ये संरेख है? अभी देखिए मैंने इसलिए नहीं लिखा कभी ये ए है या बी सी। हम जब दूरियां निकालेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कौन से दो बिंदुओं के बीच की दूरी सबसे ज्यादा है। संरेख सिद्ध करने का मेथड है जो सबसे बड़ी दूरी होगी वो बाकी दोनों छोटी दूरियों के योगफल के बराबर होगी। हमें यहां पे देखिए तीनों दूरियां निकालनी है। पहले मुझे दूरी ए बी निकालनी है, और दूरी कैसे निकालते हैं जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, वर्गमूल के अंदर जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग। x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी कि 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 5 का स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 2 और 1 3 का वर्ग 9, -1 का वर्ग वो 1 हो गया, -2 का वर्ग वो 4 हो गया, तो वर्गमूल के अंदर 14
इकाई। अब हम निकालते हैं दूसरी दूरी, यानी कि बी और सी के बीच की दूरी, जिसे मैंने बीसी से व्यक्त किया। बी और सी x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि 7 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि 0 माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, यानी कि -1 और -3 का स्क्वायर। इसको देखिए, अगर हम सॉल्व करते हैं, 7 में से 1 घटाया 6 का वर्ग यानी कि 36, -2 का वर्ग 4, -4 का वर्ग 16, यह आता है वर्गमूल 56। और वर्गमूल 56 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 14 गुणा 4, 14 गुणा 4, 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, यानी कि 2 वर्गमूल 14। अब आता है तीसरी दूरी, यानी कि सी ए। सी और ए बिंदु x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। सात और 2 9, 9 का वर्ग देखिए 81, -3 का वर्ग देखिए 9 हो गया, और -6 का वर्ग हो गया 36। अब देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 36 और 9 45 और 81 126। वर्गमूल के अंदर देखिए, पहले चलिए मैं एक बार लिख देता हूं, ये 126 आता है। अब इसके देखिए गुणनखंड होते हैं 14 गुणा 9, 14 नेमा 126, और 9 का वर्गमूल देखिए कितना हो गया 3, तो 3 वर्गमूल 14 इकाई। अब देखिए, जो इन तीनों दूरियों में सबसे बड़ी दूरी है वो ए और सी के बीच की दूरी है। और अगर ये सबसे बड़ी दूरी बाकी दोनों छोटी दूरियों के योगफल के बराबर है, तो इससे ये बात कंप्लीट क्लियर हो जाएगी कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो 2 वर्गमूल 14 प्लस वर्गमूल 14, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, यानी कि ए बी प्लस बी सी बराबर, ए बी का मान देखिए वर्गमूल 14 प्लस बी सी का मान 2 वर्गमूल 14, यानी कि 3 वर्गमूल 14, और यह बराबर आपके आता है सी ए के। यानी यह बात हमने प्रूव कर दी कि ए बी और बी सी का योगफल वो सी ए के बराबर है। अब मैं यहां लिख देता हूं ए बी और बी सी। देखिए, ए बी और बी सी का जो योगफल है, ए बी प्लस बी सी, अगर वो ए सी के बराबर है, तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि दिए गए 3 बिंदु वो कैसे होंगे, संरेख। इसका मतलब ये है, आपको कभी भी देखिए संरेख सिद्ध करके दिखाना है तो 2 छोटी दूरी, आप तीनों दूरियां निकालेंगे, ए बी, बी सी और सी ए। जो सबसे बड़ी दूरी होगी वो बाकी दोनों छोटी दूरियों के योगफल के बराबर आनी चाहिए। यह जरूरी नहीं देखिए कि सबसे बड़ी दूरी सी और ए के बीच ही हो, वो ए और बी के बीच भी हो सकती है। तो मैं यहां ए और बी लिखता और सी को बीच में दिखा देता, वो कोई सी भी दूरी हो सकती है। सबसे बड़ी दूरी बाकी दोनों छोटी दूरियों के योगफल के बराबर, इसका मतलब है, इसके बाद आप खुद भी लिख सकते हैं लाइन, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दिए गए तीनों बिंदु संरेख हैं। तो ये देखिए, जो मैंने आपको समझाया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है, उसमें आपको 3 शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं और हमें यह सिद्ध करके दिखाना है कि ये तीनों शीर्ष एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसका देखिए पहला पार्ट भी है, उसमें आपसे पूछा गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। चलिए मैं आपको होमवर्क में दूंगा। और एक तीसरा पार्ट है, उसमें आपको ये दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, वो भी चलिए मैं समझा दूंगा। पहले मैं चलिए आपको ये कंप्लीट करके दिखाता हूं। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष, मान लीजिए तीनों शीर्षों के निर्देशांक, उन्हें मैंने ए बी और सी लिया। तो पहले हमें देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकालनी पड़ेंगी। समकोण त्रिभुज की जो आकृति होती है वो देखिए ये होती है।
अभी हम देखिए इसमें ये नहीं कह सकते कि कौन सी भुजा ए बी बी सी और सी ए है, यानी कर्ण कौन सी भुजा है। वो देखिए हमें तभी पता लगेगा जब हम ये सारी भुजाएं निकाल लेते हैं। तो पहला काम देखिए हमारा यही है, चाहे वो कोई सा भी त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो भी हमें तीनों भुजाएं निकालनी है, समबाहु त्रिभुज है तो भी हमें तीनों भुजाएं निकालनी है। वर्गमूल ए और बी के बीच की दूरी यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अगर हम देखें इसको सॉल्व करते हैं तो -1 -0 -1 का वर्ग प्लस 1, 6 - 7 -1 इसका वर्ग प्लस 1, 6 - 10 -4 इसका वर्ग 16। तो ये वर्गमूल के अंदर देखिए 18 आता है। किसी भी संख्या के अगर गुणनखंड होते हैं और उसका पूर्ण वर्ग यानी पूर्ण वर्गमूल निकलता भी है तो वो हमें करना पड़ेगा। 18 यानी कि 9 गुणा 2 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, इसका मतलब 3 वर्गमूल 2 इकाई, यानी ए और बी के बीच की दूरी भुजा ए बी की जो लंबाई है 3 वर्गमूल 2 इकाई। अब आती है भुजा बी सी की लंबाई, बी और सी के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का वर्ग -4 प्लस 1 का वर्ग, y2 माइनस y1 का वर्ग यानी 9 - 6 का वर्ग, z2 माइनस z1 का वर्ग यानी कि 6 - 6 का वर्ग बराबर वर्गमूल के अंदर -4 प्लस 1 -3 इसका वर्ग 9, 9 - 6 3, 3 का वर्ग 9 और 6 - 6 0 इसका वर्ग 0, वर्गमूल 18 यानी कि 3 वर्गमूल 2 इकाई। अब देखिए ये दोनों भुजाएं बराबर आती हैं, इसका मतलब इससे ये बात भी क्लियर हो गई कि समद्विबाहु त्रिभुज भी है। हालांकि देखिए बुक में नहीं लिखा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज भी है, लेकिन हां इससे ये बात तो कंफर्म है अगर इसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए अगर हम इसकी तीसरी भुजा भी निकालते हैं यानी कि AC भुजा की लंबाई ए और सी के बीच की दूरी -4 माइनस के 0 का वर्ग, 9 - 7 का वर्ग और 6 - 10 का वर्ग बराबर वर्गमूल के अंदर -4 का वर्ग यानी कि 16, 9 - 7 यानी 2 का वर्ग 4 और -4 का वर्ग 16, तो 16 और 16 32 और 4 36 और वर्गमूल 36 का मतलब यानी कि 6 इकाई। अब इन तीनों में जो देखिए सबसे बड़ी भुजा है वो तो देखिए यही है CA, क्योंकि इनका मान 4.2 करीब आएगा, ये 4.2, तो इसका मतलब किसी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण यानी कि CA। यहां पे देखिए CA कर्ण इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ी भुजा है, यानी तीसरा जो शीर्ष है वो इसका B हुआ। अब ये अगर वाकई समकोण त्रिभुज है तो ये पाइथागोरस प्रमेय को जरूर संतुष्ट करेगा, यानी कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल। मैं अब चलिए ये बात चेक कर लेता हूं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल बराबर 3 वर्गमूल 2 का वर्ग प्लस 3 वर्गमूल 2 का वर्ग बराबर, इसका वर्ग करते हैं तो ये 18, इसका वर्ग करते हैं तो 18, 18 और 18 ये कितना होता है 36, और तीसरी भुजा का वर्ग अगर करें तो वो भी 6 का वर्ग यानी कि 36। यानी ये बात देखिए हमने क्लियर प्रूव कर दी है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। इससे सिद्ध होता है कि दिए गए तीनों शीर्ष एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। लेकिन यहां देखिए ये बात भी प्रूफ हो रही है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज भी है।
इसका मतलब ये जो त्रिभुज बनेगा एबीसी, ये एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ये दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ये समकोण भी है और समद्विबाहु भी है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए जो इसका पहला पार्ट है उसमें जो आपको प्रूव करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, उसमें केवल आपकी दो भुजाएं बराबर आएंगी, तीसरी भुजा चाहे कितनी भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक जो इसका तीसरा पार्ट आता है कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ये जो शीर्ष है एक समांतर चतुर्भुज के हैं। तो देखिए एक बात मैं आपको क्लियर यहां पे सब बता देता हूं, ये मैं आपको सब कंडीशंस बताता हूं। कभी समांतर चतुर्भुज भी आता है, कभी सम चतुर्भुज आता है, कभी आयत आता है, कभी वर्ग आता है। मैं यहां पे देखिए आपको समांतर चतुर्भुज के लिए पहले लिखता हूं। समांतर चतुर्भुज का मतलब जिसकी आमने सामने की भुजाएं यानी कि सम्मुख भुजाएं वो बराबर होती हैं। इसका मतलब यह है यहां जो हमें प्रूव करके दिखाना है ए बी बराबर डी सी के, मैं यहां बात देखिए लिखता हूं ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी। इसका मतलब यह है आपको जो प्रूव करके दिखाना है, जो इसका तीसरा पार्ट है, ए बी, पहले ए बी दूरी का मान निकालें, क्रम से लेंगे। देखिए ए बी सी डी, तो पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालें, फिर सी और डी के बीच की दूरी निकालें, वो बराबर आनी चाहिए। यहां पर ए और डी के बीच की दूरी निकालें और फिर बी और सी के बीच की दूरी। अगर ये आपने प्रूव कर दिया तो एक समांतर चतुर्भुज की कंडीशन हो गई। अब आता है सम चतुर्भुज। कभी कभी देखिए ऐसा भी पूछा जाता है कि दिए गए चारों शीर्ष एक सम चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो सम चतुर्भुज की देखिए कंडीशन, वो भी एक समांतर चतुर्भुज ही होता है, लेकिन इन दोनों में देखिए अंतर है, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे सम चतुर्भुज पूछा जाता है तो आपको ये चारों ही बराबर दिखाने हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ये चारों अगर बराबर आती हैं तो इसका मतलब है कि एक सम चतुर्भुज है। अब तीसरी कंडीशन आती है कि एक आयत के शीर्ष है। कभी कभी देखिए यह भी पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए कि दिए गए चारों शीर्ष एक आयत के शीर्ष हैं। तो आयत भी एक समांतर चतुर्भुज ही होता है। इसका मतलब है कुछ लोग ये सोचते हैं, चलिए मैं आपको पहले लिख के दिखाता हूं। हमने अगर ये प्रूव कर दिया कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, यानी ए बी बराबर डी सी के और ए डी बराबर बी सी, अगर आप केवल इतना ही प्रूव करके आए तो ये समांतर चतुर्भुज की कंडीशन होती है। इससे यह बात प्रूफ नहीं होती कि एक आयत के शीर्ष है। आयत के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा भी करना है, ये तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अब आयत की और कंडीशन क्या होती है। आयत की देखिए जो दोनों विकर्ण होते हैं, ये भी आपस में बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता, आयत में ऐसा होता है, यानी AC बराबर BD। आपको यह भी करके दिखाना पड़ेगा कि विकर्णों की लंबाई आपस में बराबर होती है। अब यह कंडीशन आयत की कंप्लीट हुई। अब चौथी कंडीशन आती है, आपको कभी कभी पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए चारों शीर्ष एक वर्ग के शीर्ष हैं। चलिए पहले वर्ग की आकृति बनाते हैं। ये वर्ग की आकृति, वर्ग की देखिए चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो चलिए मैंने यहां लिख दिया ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। लेकिन ये कंडीशन तो समचतुर्भुज की भी है। अब कैसे प्रूव करें? अगर आप केवल इतना ही करके आए तो इसका मतलब तो ये समचतुर्भुज हुआ, ये वर्ग प्रूफ हुआ ही नहीं। अब ये वर्ग के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा भी करना है।
तो समचतुर्भुज के देखिए विकर्ण बराबर नहीं होते, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, यानी कि AC बराबर BD। तो ये आप एक इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं, जिन आकृतियों में 90 अंश के कोण होते हैं उनके विकर्ण भी बराबर होते हैं। आयत में देखिए 90 अंश के कोण होते हैं चारों, तो इसका मतलब इसके विकर्ण बराबर होंगे। वर्ग में भी चारों कोण 90 अंश के होते हैं, तो इनके विकर्ण भी बराबर होते हैं। लेकिन ऐसा यहां पे कंडीशन नहीं है। तो ये देखिए मैंने आपको सारी कंडीशंस लिखवाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 में ये बात लिखी है, ऐसे बिंदुओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जो इन बिंदुओं से समदूरस्थ हैं। यानी ऐसे बिंदु जो इन दोनों से समान दूरी पर हैं। ऐसा कोई एक बिंदु नहीं होगा, देखिए ऐसे अनंत बिंदु होंगे जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। मैं आपको चित्र भी बना के दिखाऊंगा बाद में, जो इन दोनों से समान दूरी पर हैं। अब वो ऐसे कौन से बिंदु होंगे, तो चलिए उन्हें मान लेते हैं। माना अभीष्ट बिंदु XYZ, वो मैंने चलिए मान लिया। अब ये बिंदु इन दोनों से समान दूरी पर है। चलिए पहले मैं एक काम करता हूं, इन्हें मैंने A और B माना, और ये बिंदु है आपका देखिए P। तो P बिंदु की A से दूरी और P बिंदु की B से दूरी, देखिए P की A से दूरी वो तो PA हो गई, और P की B से दूरी वो हो गई देखिए PB। P की A से दूरी और P की B से दूरी वो आपस में बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि ये बिंदु इन दोनों से समदूरस्थ है, यानी ये बिंदु इन दोनों से समान दूरी पर है। तो इस बिंदु की इन दोनों से अलग अलग दूरियां जो होंगी वो बराबर होंगी। अब P और A के बीच की दूरी चलिए पहले निकालते हैं। वर्गमूल के अंदर x-1 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर प्लस z-3 का स्क्वायर इक्वल टू P से B तक की दूरी। वर्गमूल के अंदर x-3 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर प्लस z+1 का स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं एक काम करता हूं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए वर्गमूल हटेगा, यानी कि x-1 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर प्लस z-3 का स्क्वायर इक्वल टू x-3 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर प्लस z+1 का स्क्वायर। एक पद देखिए इसमें ऐसा है जो दोनों तरफ है और वो सेम है। देखिए y-2 का स्क्वायर, y-2 का स्क्वायर, ये तो देखिए इससे कैंसिल हो गया। चलिए हमारा थोड़ा काम आसान ही होगा, क्योंकि एक पद तो कम से कम कैंसिल हो। ये इससे कैंसिल देखिए नहीं हो सकता, ना ही ये इससे कैंसिल हो सकता है। तो अब मैं इसको चलिए सॉल्व करता हूं। a-b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab। फिर देखते हैं इसमें कौन कौन से पद ऐसे हैं जो इधर भी हैं और दाईं तरफ भी हैं। अगर वो सेम हैं, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, क्योंकि सेम पद थे, कैंसिल आउट हो गया। जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो गया। 9+1 और ये देखिए 9+1, ये भी कैंसिल आउट हो गई। अब केवल हमारे पास जो बचे पद, यानी माइनस के 2x माइनस के 6z
और इन्हें भी चलिए मैं इधर लेता हूं, प्लस के 6x माइनस के 2z इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो 6 माइनस 2 यानी कि 4x, और माइनस 6 और माइनस 2 यानी माइनस के 8z बराबर 0। 4 से भाग भी कर देते हैं, यानी x माइनस के 2z बराबर 0। तो ये जो देखिए एक समीकरण आती है, आप लोग यही सोचेंगे ये समीकरण किस बात का प्रतीक है, इससे क्या अर्थ निकला। ये ऐसे बिंदु जितने भी होंगे जो इन दोनों से समान दूरी पर हैं, वो इसको संतुष्ट करेंगे। ऐसे जितने भी बिंदु होंगे वो इस समीकरण को संतुष्ट होंगे। और ऐसा बिंदु मैंने आपसे देखिए पहले ही कहा था, वो अकेला नहीं है, ऐसे अनंत बिंदु होंगे, वो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। अब ये आप सोचेंगे समीकरण किस चीज की है। मैं आपको देखिए चित्र बनाता हूं। मान लीजिए ये ए बिंदु है आपका, और ये आपका बी बिंदु है। ए बिंदु देखिए आपका ये 1 2 3, और दूसरा बिंदु 3 2 -1। तो इनसे जो समान दूरी पर बिंदु होंगे, वो देखिए वो ये भी बिंदु होगा, वो ये भी बिंदु होगा, क्योंकि दोनों से समान दूरी पर है। तो इस भुजा का जो लंबार्धक होगा, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, लंबार्धक जानते हैं जो इस पर लंब भी हो और जो इसे दो समान भागों में विभाजित भी करे, लंबार्धक यानी लंब समद्विभाजक। तो जो लंब समद्विभाजक होगा इसका, ये रेखा, ये रेखा, ये इसकी समीकरण है। ये रेखा, और बल्कि देखिए रेखा नहीं होगी, ये आपको देखिए 12th क्लास में पढ़ना है, ये किसी रेखा का समीकरण नहीं है, ये एक समतल का समीकरण है। ये एक समतल है, इस समतल पर जितने भी बिंदु होंगे वो सब अनंत बिंदु होंगे। उस समतल का समीकरण देखिए ये है, यानी ये जो समतल है इसकी समीकरण जो निकाली हमने, x माइनस 2z बराबर 0। यानी इस पर जितने भी बिंदु होंगे वो इस भुजा से समान दूरी पर होंगे। ये देखिए इसकी समीकरण निकल के आई। तो चलिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी बताया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, उन बिंदुओं के समुच्चय का समीकरण, वो बिंदु देखिए P दे रखा है, जिनकी इन दोनों बिंदुओं से दूरियों का योगफल वो 10 है। यानी ऐसे बिंदु P जो कि मैंने देखिए माना ही है x y z, इस बिंदु से इन दोनों बिंदुओं की दूरियों का योगफल, यानी कि P बिंदु की A बिंदु से दूरी और P बिंदु की B बिंदु से दूरी, इन दोनों का जो योगफल है वो 10 इकाई है। तो ऐसा बिंदु देखिए वो एक ही नहीं होगा, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ऐसे अनंत बिंदु होंगे। वो बिंदु एक समीकरण को संतुष्ट करेंगे, वही समीकरण यहां पे हमें सिद्ध करके दिखानी है। चलिए पहले दूरी निकालते हैं। P बिंदु की A बिंदु से दूरी x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, चलिए उसे मैंने y ही लिख दिया है, और z माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो वो भी z ही हो गया, प्लस अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y माइनस 0 यानी y स्क्वायर हो गया, और z माइनस 0 यानी कि z स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों दूरियों का जो योगफल है वो 10 इकाई है। अब चलिए अगर इसको सॉल्व करने की बात आती है, अगर इनके बीच में बराबर का चिन्ह होता तो मैं सीधा वर्ग करता पिछले क्वेश्चन की तरह, लेकिन अगर दो वर्गमूल आपको ऐसे लगते हैं जिनके बीच में प्लस या माइनस है, तो आप कभी भी उनका सीधा वर्ग नहीं करेंगे। किसी भी एक वर्गमूल वाले पद को आपको दाईं तरफ ले जाके तब उसका पूर्ण वर्ग करना है, चाहे आप इस वाले पद को ले जाएं चाहे इस वाले पद को ले जाएं। चलिए मैं इसको ही ले जाता हूं दाईं तरफ, मैंने इसे यहां बाईं तरफ ही छोड़ा। इक्वल टू 10 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
आप चाहें इसे ले जा सकते हैं दाईं तरफ, इसको बाईं तरफ छोड़ सकते हैं। अब अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो देखिए इसका तो वर्गमूल ही हटेगा, यानी x+4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसका अगर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से करेंगे, कुछ लोग यही गलती करते हैं, इसका वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर कर दिया, b का स्क्वायर, a माइनस बी, मैं देखिए यहां ब्रैकेट भी लगाता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, तो -2 × 10 ये वर्गमूल वाला पद, तो 2 × 10 यानी कि 20 हो गया। और वर्गमूल के अंदर x-4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब चलिए पहले अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर वाले पद, ये वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर वाले पद से कैंसिल आउट हुए। अब मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से देखिए पहले इसको सॉल्व करता हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 100, इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के 20 अंडर रूट के अंदर x-4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए यहां पे फिर मैं चेक करता हूं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाला पद कैंसिल आउट, 16 से 16 वाला पद कैंसिल आउट। बाकी जो बचेंगे देखिए, अब जितने भी पद बचे वो सब हम करेंगे बाईं तरफ, केवल वर्गमूल वाला पद वो हम लिखा रहने देंगे दाईं तरफ। यानी कि मैं 8x को अगर इधर लेके आता हूं तो ये हो गया 8 और 8 यानी कि 16x, और 100 को भी मैं देखिए इधर लेके आया यानी 16x माइनस के 100 बराबर माइनस के 20 वर्गमूल के अंदर। चलिए मैं इसका वर्ग करके लिख देता हूं यहां पे, एक्स स्क्वायर प्लस 16 a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो मैंने देखिए ये कर दिया, प्लस वाई स्क्वायर और प्लस के जेड स्क्वायर। अब देखिए मैं एक काम यहां पे और आसान कर सकता हूं, इसमें पूरे में देखिए अगर हम 4 कॉमन लेते हैं, अगर हम पूरे में 4 या पूरी समीकरण को 4 से भाग करें तो 4 से देखिए ये संख्या भी कटेगी, 4 से मैं भाग करता हूं तो 4x माइनस के 25, और 4 से मैंने भाग किया तो माइनस के 5 वर्गमूल के अंदर। सब कुछ देखिए मैं एज इट इज कॉपी ही कर दूंगा। अब देखिए मेरा काम यह बनता है कि इस वर्गमूल को भी हटाया जाए, और यह वर्गमूल अब तब हटेगा जब हम दोनों पक्षों का पुनः वर्ग करें, और दोनों पक्षों का जब पुनः वर्ग करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर देखिए 16x स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 625 माइनस 2 गुणा a गुणा b, 2 गुणा 4 यानी कि 8 गुणा 25 यानी कि 200, तो माइनस के 200x। और इधर का वर्ग करते हैं तो देखिए वर्गमूल हटेगा, -5 का वर्ग कितना हो गया 25, तो मैं सीधा 25 से ही गुणा करके लिख देता हूं, यानी कि 25x स्क्वायर 25 गुणा 16 यानी कि 400 माइनस 200x प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर। अब देखिए इसमें एक चीज और क्लियर होती है, माइनस के 200x वो माइनस के 200x से कैंसिल आउट हो गए। अब जो हमारे पास पद बचे 25x स्क्वायर 25y स्क्वायर 25z स्क्वायर, और एक पद देखिए ये भी बचा। सारे पदों को देखिए इधर मैं 0 ही रखूंगा, इसे हम माइनस में ले गए तो 25 माइनस के 16 यानी कि 9x स्क्वायर, y स्क्वायर का एक ही पद है 25y स्क्वायर, z स्क्वायर का एक ही पद है 25z स्क्वायर, और 400 माइनस के 625 माइनस के 225 बराबर 0। यानी ये उस वक्र की समीकरण है, क्योंकि वक्र इसलिए है
क्योंकि यहां देखिए एक्स वाई और जेड में से किसी एक की भी घात अगर 2 हो जाए तो एक वो वक्र की ही समीकरण होगी। ये उस वक्र की समीकरण है जिस पे अनंत बिंदु होंगे और वो सभी बिंदु उन बिंदुओं की इन दोनों से दूरियों का योगफल वो 10 इकाई होगा। ऐसे अनंत बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो देखिए दूरी सूत्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे यानी प्रश्नावली 12.2 में वो मैंने आपको कंप्लीट कराई। अब पहले जो देखिए मैं आपको बताऊंगा वो एक सूत्र का डेरिवेशन होगा यानी कि अंतर विभाजन सूत्र। दो बिंदुओं को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक किस तरीके से निकालते हैं वो मैं पहले आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।